मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक मदर एथेना स्कूल बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का 14वां पाठ क्रिया आपको पढ़ा रहे हैं। क्रिया देखिए चित्र में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊंटों ने रुककर पानी पी लिया, यमुना नदी में बाढ़ आ गई। और रंगीन शब्द आप देख रहे हैं। परिभाषा के माध्यम से ये वाक्य आपको समझ में आ जाएंगे। आगे चलते हैं और परिभाषा को देखिए और समझिए। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया यानी जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है धातु। धातु का मतलब ही क्रिया है, यानी क्रिया का मूल रूप धातु, जिसको अंग्रेजी में रूट हम कहते हैं। इनके द्वारा जोड़कर कुछ क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं, जैसे लिख से लिखना, चल से चलना, पढ़ से पढ़ना, ये धातु रूप हैं। और क्रिया के सामान्य रूप लिखना, पढ़ना, चलना, हंसना, बोलना, मरना, जीना, खाना, पीना आदि सभी क्रिया के रूप हैं। ये सब क्रियाएं हैं। आपको समझ में आया होगा क्रिया किसे कहते हैं। दुनिया में काम होने के जितने भी रूप हैं, जितने भी भेद हैं, अभी जो आपने देखा पढ़ा, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, मरना, जीना, ये सब क्रिया, इनसे सब शब्दों से काम के होने का पता चलता है, इसीलिए इन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद देखिएगा कितने होते हैं। क्रिया के भेदों के दो आधार होते हैं। एक सकर्मक, एक कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और नंबर 2 रचना के आधार पर क्रिया के भेद। दो आधारों पर क्रिया के भेद किए जा सकते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, कैसे होते हैं, आइए इनको जानते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर भी दो प्रकार की होती है, यानी दो भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया, या आप ऐसा समझें अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं? अकर्मक कहने से ही पता लगता है अकर्मक, जिसमें कर्म न हो, है ना, बिना कर्म वाली। और सकर्मक कर्म के साथ। अकर्मक का मतलब कर्म के बिना और सकर्मक का मतलब कर्म के साथ। तो अकर्मक क्रिया देखिए, जिस वाक्य की क्रिया परिभाषा को देखिएगा, को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं अकर्मक क्रिया के अंतर्गत कि जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्ता पर, काम को करने वाले पर। इस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता। उदाहरण आप देखेंगे, जैसे गुड़िया रोने लगी, कुत्ता तेज भागता है, कल्याण उठ गया, जहीर हंसता है। इन वाक्यों की क्रियाएं रोने लगी, उठ गया, भागता है, हंसता है, अकर्मक क्रियाएं हैं। ऊपर लिखे वाक्य बिना कर्म के भी पूर्ण हैं, अर्थात इनमें कर्म नहीं है। तो अकर्मक क्रिया की पहचान देखिए। हम कैसे पहचान सकते हैं कि वह अकर्मक क्रिया है? क्रिया के पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे हम प्रश्न करें, अब चलना चाहिए, तो हमने प्रश्न किया क्या चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए। बच्चा सो गया, तो हम प्रश्न करें क्या सो गया। आप देख रहे हैं इन वाक्यों के साथ में यदि क्या चलना चाहिए और क्या सो गया प्रश्न पूछते हैं तो कोई भी उत्तर नहीं मिलता। अतः चलना चाहिए और सो गया ये अकर्मक क्रियाएं हैं।
दूसरी देखें आप सकर्मक क्रिया, अर्थात कर्म के साथ। इन क्रियाओं में कर्म भी साथ होता है। तो सकर्मक क्रिया होती है जैसे जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है, जिस वाक्य क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात वो कर्म के साथ बोली जाती है, प्रयोग होती है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। सीधा सकर्मक क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। जैसे जसलीन ने जसविंदर को बुलाया। अब जसलीन ने किसको बुलाया? जसविंदर को बुलाया। तो इसमें कर्म क्या है? जसविंदर किसको बुलाया गया? जसलीन के द्वारा सीधा जसविंदर, इस पर इसका बुलाने का फल पड़ा, तो कर्म है। और आकांक्षा ने अपूर्वा को आम खिलाया। आकांक्षा ने किसको आम खिलाया? अपूर्वा को आम खिलाया। तो जब हम प्रश्न करते हैं किसे बुलाया, तो उत्तर मिलता है जसविंदर को। क्या खिलाया? उत्तर मिलता है आम। किसे खिलाया? अपूर्वा को। अतः इन वाक्यों में जसविंदर, अपूर्वा और आम ये कर्म हैं। इन वाक्यों की क्रियाओं बुलाया और खिलाया का फल इन कर्मों पर पड़ता है, इसलिए ये क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं, सकर्मक हैं, है ना। तो सकर्मक क्रिया के भेद देखिएगा। अभी आपने सकर्मक क्रिया को पढ़ लिया और समझ लिया किसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रियाओं के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन सी? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक का कहने से ही आप मतलब समझ जाएंगे, द्विकर्मक का मतलब भी आप समझ रहे होंगे। आइए इसको समझते हैं। एक कर्मक क्रिया क्या होती है? जिस सकर्मक क्रिया का एक कर्म होता है। सकर्मक क्रिया का कर्म कितना? एक कर्म होता है। चूंकि एक कर्म होता है इसीलिए उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जयशंकर ने जूते पहने। जयशंकर ने क्या पहने? जूते पहने। और महादेवी ने कहानी सुनाई। क्या सुनाई? प्रश्न वही करेंगे तभी हमें क्रिया का पता लगेगा सकर्मक क्रिया कौन सी है। इसमें क्या का प्रश्न करने पर, जैसा आप ऊपर पीछे पढ़ करके आए हुए हैं वैसा ही आपको प्रश्न करना है। इन वाक्यों की क्रियाओं का एक कर्म है जूते और कहानी। अतः इन वाक्यों की क्रियाएं एक कर्मक हैं। क्रिया के साथ क्या प्रश्न पूछने से जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म कहलाता है। जूते और कहानी ये मुख्य कर्म है, तो इसलिए ये एक कर्मक है। दूसरा देखिएगा सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। दूसरा वाला है एक कर्मक क्रिया के बाद द्विकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म होते हैं। एक कर्मक में आपने देखा जिसका एक कर्म होता है, द्विकर्मक, द्वि माने दो, है ना, संस्कृत का शब्द है। तो जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया का पता करने के लिए क्या और किसे लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह मुख्य कर्म तथा किसी प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह गौण कर्म होता है ना। आपने क्या समझा कि जब क्या प्रश्न करते हैं और उत्तर मिलता है तो वो मुख्य कर्म होता है, और किसी का प्रश्न करते हैं जो उत्तर मिलता है उसे हम गौण कर्म कहते हैं। मुख्य कर्म और गौण कर्म। सामान्यतः द्विकर्मक क्रियाओं का एक कर्म सजीव और दूसरा कर्म निर्जीव होता है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, आप देखिएगा। जैसे तान्या ने राहुल को रसगुल्ले दिए। तान्या ने किसको रसगुल्ले दिए? राहुल को। क्या दिए? रसगुल्ले दिए, है ना। किसको दिए? राहुल को। क्या दिए? रसगुल्ले। गौण कर्म और मुख्य कर्म। राहुल को मुख्य कर्म सजीव, जैसा भी आपने पढ़ा, रसगुल्ले निर्जीव, है ना, गौण कर्म। और मालविका ने पृथ्वीराज को गिटार पकड़ाई। किसको पकड़ाई? पृथ्वीराज को। क्या पकड़वाई? गिटार। तो पृथ्वीराज ये मुख्य कर्म हो गया
और गिटार निर्जीव है, इसलिए ये गौण कर्म हुआ। इन वाक्यों में देखिए बताया गया, इसीलिए रसगुल्ले तथा गिटार क्या हैं? मुख्य कर्म हैं, और राहुल तथा पृथ्वीराज ये गौण कर्म है, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। बच्चों, अभ्यास 14.1 देखिएगा। इस अभ्यास का पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर उनके भेद बताइए, है ना। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटने हैं आपको, जो क्रिया है उनको छांटिए और उसके भेद आप लिख दीजिएगा। जैसे मेरे मामा जी आए, आए क्रिया है, ये कैसी क्रिया है? मेरे मामा जी आए अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं। क्या आए? प्रश्न आपने जैसे पीछे पढ़ा था, क्या आए, उत्तर नहीं मिला, इसलिए इसमें कर्म नहीं है, कर्म की आवश्यकता इसको नहीं है, तो यह अकर्मक क्रिया है। माली क्यारी बनाता है, बनाता है, क्या बनाता है? क्यारी, उत्तर मिला क्यारी, क्या का प्रश्न करने पर, ये सकर्मक क्रिया है। और रात में कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने का काम है ना, क्रिया क्या है? भौंकते हैं, तो क्या भौंकते हैं? अब उत्तर नहीं मिल रहा है इसमें, क्या भौंकते हैं, तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। और दादाजी मंदिर गए, क्या गए? क्या गए? तो उत्तर इसका नहीं मिल रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार से देखिए, दर्जी ने कपड़े सिले, दर्जी ने कपड़े सिले, प्रश्न किया क्या सिले? कपड़े, है ना, तो उत्तर मिल गया कपड़े, तो सकर्मक क्रिया। और माँ खाना बनाएगी, पहचान हम तभी सकते हैं जब हम प्रश्न करते जाएं, क्या क्या बनाएगी? खाना, उत्तर मिला तो सकर्मक क्रिया हो गई। जानवर घास चरते हैं, जानवर घास चरते हैं, क्या चरते हैं? घास, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो गई। और हरि ने अपनी बहन को पढ़ाया, हरि ने अपनी बहन को पढ़ाया, किसको पढ़ाया? बहन को, तो यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया हो गई। और सड़क पर घोड़े दौड़ते हैं, क्या दौड़ते हैं? क्या दौड़ते हैं? घोड़े, है ना, क्या दौड़ते हैं? उत्तर नहीं मिला, कौन दौड़ते हैं ऐसा होगा, तो क्या दौड़ते हैं, उत्तर नहीं मिला, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। पिताजी सो रहे हैं, क्या सो रहे हैं? उत्तर नहीं मिला, इसलिए यह भी अकर्मक क्रिया हुई। प्रश्न दूसरा देखिएगा बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को पहचान कर उनके उचित भेद पर सही का निशान लगाइए। ये काम आपको किया हुआ मिल रहा है इस अभ्यास में। राघव बस से आएगा, किससे? क्या आएगा? बस, तो उत्तर इसका नहीं मिला, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। सिमी बेला को इतिहास पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है? इतिहास, तो ये सकर्मक क्रिया है। और तीसरा देखिए, मुझे परीक्षा में सर्वोच्च अंक मिले, हैं, क्या मिले? सर्वोच्च अंक, तो सकर्मक क्रिया है। दादी जाग गईं, क्या जाग गईं? तो उत्तर नहीं मिला, इसलिए अकर्मक क्रिया है। मधु ने गीता को बुलाया, हैं, क्या क्या बुलाया? तो ये किसको बुलाया प्रश्न कर सकते हैं, तो इसलिए उत्तर इसका है सकर्मक क्रिया। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल, है ना, तो क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। सकर्मक क्रिया होते हुए भी एक कर्मक क्रिया है, एक कर्म की आवश्यकता पड़ी इसमें, इसलिए ये एक कर्मक हो गया। और सविता दिल्ली चली गई, क्या चली गई? अकर्मक क्रिया। अनिरुद्ध ने फूल चुने, अनिरुद्ध ने फूल चुने, क्या चुने? फूल, एक कर्मक क्रिया हो गई यहाँ पर। और इसी प्रकार से पल्लवी ने कविता को समझाया, पल्लवी ने क्या समझाया? पल्लवी ने किसे समझाया? हम कह सकते हैं तो कविता को। सकर्मक क्रिया, क्या और किसे का भी प्रश्न हम करें। विवेक जाग गया, क्या जाग गया? है ना, अकर्मक क्रिया, कोई भी उत्तर नहीं मिला। इसके बाद आप देखें नंबर 2 पर दूसरे भेद है रचना के आधार पर क्रिया के भेद, रचना के आधार पर क्रिया के भेद।
तो कितने भेद आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें? रचना के आधार पर 4 भेद दिखाई दे रहे हैं क्रिया के: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। आइए संयुक्त क्रिया को समझते। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जिन वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं होती हैं, जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूर्ण करती हैं। एक से अधिक क्रियाएं माने 2 क्रियाएं हो सकती हैं, 3 क्रियाएं हो सकती हैं, तो एक से अधिक क्रिया होकर के वाक्यों को पूरा करती हैं, उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे पंडित हरिशंकर जी ने प्रसाद बांट दिया। पंडित हरिशंकर जी ने प्रसाद बांट दिया। ध्यान दीजिएगा, बांटने का काम भी किया और देने का काम भी किया। दिया, बांटा और दिया, तो यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं, बांट और दिया। एक ही काम को दोनों क्रियाओं ने किया, अर्थात उसका अर्थ ही यह हुआ कि पंडित हरिशंकर जी ने प्रसाद बांटा। श्री राम जी आ गए हैं। आना पहले आ और फिर गए। आने का एक क्रिया हुई और गए यानी जाने की दूसरी क्रिया हो गई, लेकिन भाव उसका यही रहा कि आए हैं, आ गए हैं, श्री रामकृष्ण जी आ गए हैं। तो प्रत्येक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हैं, बांट और दिया, आ गए और हैं। 3 क्रियाएं हैं, आए, गए और हैं। तो सामान्यतः संयुक्त क्रिया की पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है, दूसरी क्रिया रंजक क्रिया। दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के प्रभाव को बढ़ा देती है। जो मुख्य क्रिया होती है उसके प्रभाव को बढ़ा देती है रंजक क्रिया। दूसरी क्रिया जैसे उसमें आ गए और हैं, जो रंजक क्रिया है उसने उसके प्रभाव को, असर को बढ़ा दिया है। दूसरा देखिएगा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया के अंतर्गत जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बनती हैं। किससे बनती है? नाम धातु के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि और भी अन्य धातुओं से बनती हैं, उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे विशेषण द्वारा गोपीनाथ का खेत हथियाना गलत है ना। औरतों का दिन भर बतियाना अच्छा नहीं लगता। इन वाक्यों में हथियाना और बतियाना ये नाम धातु क्रियाएं हैं। इसमें देखें आप अभी नाम धातु क्रिया बनाना है ना। नाम धातु क्रिया बनाना, संज्ञा से नाम धातु क्रिया कैसे बनती है? संज्ञा शब्दों से नाम धातु क्रिया का निर्माण कैसे होता है? आप देख रहे हैं लाज, हाथ और लात, तो नाम धातु क्रिया बनेगी लजाना, हथियाना, लतियाना। इसी तरह से दूसरी देखिए बात, शर्म और फिल्म। बात से बतियाना, शर्म से शर्माना और फिल्म से फिल्माना। और इसी प्रकार संज्ञा के बाद सर्वनाम से नाम धातु क्रिया यानी अपना से अपनाना। और विशेषण से नाम धातु बनती है। विशेषण है मोटा, साठ और नरम। मोटा से मोटापा या साठ से सठियाना और नरम से नरमाना, तोतला से तुतलाना, गरम से गरमाना, चिकना से चिकनाना। नाम धातु क्रिया हो गई। अनुकरणवाची से नाम धातु क्रियाएं हिन हिना से हिन हिन से हिन हिनाना, थर थर से थर थराना, बड़बड़ से बड़बड़ाना, टन टन से टन टनाना आदि ये अनुकरणवाची क्रियाएं कहलाती हैं। अब बच्चों क्रिया का तीसरा रूप देखिएगा, तीसरा भेद। अभी आपने 2 पढ़े, अब तीसरा वाला प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है, यानी स्वयं वो काम ना करे, स्वयं काम न करके किसी दूसरे व्यक्ति से और से काम करवाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालकिन नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मालकिन स्वयं बर्तन साफ नहीं कर रही है, बल्कि वो क्या करवा रही है? बर्तन साफ किससे करवा रही है? नौकरानी से। तो नौकरानी से बर्तन साफ कराने की प्रेरणा है ना मालिक की और मालकिन की। इसी प्रकार से राधा कृष्ण भाई को विज्ञान पढ़ाता है। क्या है? राधा कृष्ण भाई को विज्ञान पढ़ाता है। पत्नी पति से आटा
मंगवाती है। तो इन वाक्यों में राधा कृष्ण मालकिन, राधा कृष्ण और पत्नी प्रेरणा देने वाले कर्ता हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। तो नौकरानी भाई और पति को प्रेरित किया जा रहा है। इन वाक्यों की क्रियाएं करवाती, पढ़वाता और मंगवाती, ये प्रेरणार्थक हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं बच्चों, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे आपने सकर्मक क्रिया में एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया पढ़ी, यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक कौन सा है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या कहलाता है, आइए इसको भी समझते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए तो साधारण क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। देखिएगा उदाहरण के माध्यम से, बच्चा कहानी सुनाता है, ये साधारण क्रिया है। बच्चा कहानी सुनता है, बच्चा कहानी सुनता है, तो ये साधारण क्रिया है, सुनता है। आगे देखेगा आप कि दादी बच्चे को कहानी सुनाती है, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। दादी के द्वारा बच्चे को कहानी सुनाई जाती है। एक तो बच्चा सीधे सीधे कहानी सुनता है, अब दादी बच्चे को कहानी सुनाती है। दादी रमा से बच्चे को कहानी सुनवाती है। दो चीजें हैं, प्रथम प्रेरणार्थक दादी प्रेरणा है, इसमें बच्चे को कहानी सुनाती है। अब दादी रमा से बच्चे को कहानी सुनवाती है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि दादी स्वयं कहानी ना सुना करके क्या करती है, रमा से कहानी सुनवाती है बच्चे को। तो द्वितीय प्रेरणार्थक है ना। इन वाक्यों में मूलतः कहानी सुनने का काम बच्चा ही करता है, परंतु प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में दादी बच्चे को कहानी सुनाती है, दादी बच्चे को कहानी सुनने के लिए प्रेरित करती है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में वह रमा से कहानी सुनवाती है। तो इससे प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक यानी जिसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, वही प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, और जिसको हमने द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहा है वह अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जाना जाता है। दोनों के उदाहरण आप देख लीजिएगा मूल क्रिया के द्वारा। मूल क्रिया में पढ़ना, लिखना, चलना, घूमना। अब इसमें प्रथम प्रेरणार्थक यानी प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक और अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक यानी द्वितीय प्रेरणार्थक। पहला व्यक्ति स्वयं काम करता है और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है। जैसे पढ़ना का पढ़ाना, पढ़वाना, लिखवाना है ना, और लिखवाना, और चलाना, चलवाना, घुमाना, घुमवाना। द्रष्टव्य ध्यान रखें कि सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होती हैं। ये ध्यान देने की वाली बात है, सारी प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती हैं वो होती सकर्म क्रियाएं ही हैं। इसके बाद आप चौथी देखें, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक का मतलब पूर्व माने पहले, कालिक माने समय, पहले के समय में आने वाली क्रिया जो पहले ही आ जाती है। तो देखिएगा, किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले हुई क्रिया को यानी मुख्य क्रिया से पूर्व जो क्रिया आ जाती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सौम्या ने भाग कर बस पकड़ी, सौम्या ने भाग कर बस पकड़ी। चंद्रकांत ने उठकर दरवाजा खोला, सूरज ने झुककर प्रणाम किया। ध्यान रहे, इन वाक्यों में भाग कर, उठकर और झुककर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। कर लगा हुआ है सब में, है ना। ये क्रियाएं मुख्य क्रियाओं यानी पकड़ी, खोला और प्रणाम किया से पहले हुई हैं। भागने का काम, उठकर के है ना, भागकर, उठकर, झुककर यानी भागने का, उठने का, झुकने का काम जो है वो मुख्य क्रियाओं से पूर्व पकड़ना, खोलना और प्रणाम करना इससे पहले हुई है। सामान्यतः मूल धातु में कर अथवा करके जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। ये ध्यान रखने की बात है। आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि जिन वाक्यों में भाग यानी कर लगा होगा या करके लगा होगा वही पूर्वकालिक क्रियाएं होंगी। अभ्यास देखिएगा इसकी बेटा, अभ्यास है 14.2।
14.2 का पहला प्रश्न आप देख रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाएं पहचान कर उन्हें रेखांकित करते हुए उनकी भेद लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाएं पहचाननी है, आपको पहले पहचाननी है क्रियाओं को, उसके बाद रेखांकित करके, अब इसमें तो रेखांकित भी की गई हैं और उनके भेद भी लिखे गए हैं, तो आपको बहुत आसानी रहेगी इसको समझने में। उदाहरण इसी में है, यानी आपको जो काम स्वयं करना था वो आपको किया हुआ मिल रहा है। मौलिका भाग कर घर पहुंची, है ना। भाग कर, देखिए जैसे अभी बताया था, कर या करके लगा होता है, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है और क्रिया से, मूल क्रिया से पहले होती है वो। पहुंची यानी पहुंचने का काम हुआ भाग कर, भागी पहले, पहुंची बाद में, तो यहाँ पर जो है पूर्वकालिक क्रिया हो रही है। डाकिया लौट गया, एक लौटने का काम, फिर जाने का काम, दो क्रियाएं हुई हैं, इसलिए ये संयुक्त क्रिया कहलाएगी। दूध उबलने लगा, ये भी संयुक्त क्रिया, उबलना अलग है और लगा अलग है। उबलने का काम अलग है और लगने का काम अलग है, लेकिन क्रिया एक ही हो रही है, इसलिए काम एक ही हो रहा है, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। श्रवण राही ने गीत गाकर सुनाया, गीत गाकर, गाकर जो है ये पूर्वकालिक क्रिया है। मैंने सलाम दिल्ली की लघु कथाएं पढ़ ली, है ना। तो लघु कथाएं पढ़ ली का मतलब पढ़ी और फिर ली, तो ये इस प्रकार से इसमें संयुक्त क्रिया होगी। अब अगला वाला देखिएगा आप। दादी प्रातः उठकर ईश्वर को प्रणाम करती है। उठकर लिखा हुआ है, उठकर का मतलब पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर हुई है। पुजारी ने प्रसाद बांट दिया, जैसे आपने पीछे पढ़ा था पंडित जी ने प्रसाद बांट दिया, इसी प्रकार से अब पुजारी ने प्रसाद बांट दिया। बांट और दिया दो क्रियाएं हैं और काम एक हुआ है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। बलवान लोगों ने कमजोर लोगों की जमीन हथियाली, है ना। हथियाली नाम धातु क्रिया है ना। और औरतों को बतियाना अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नाम धातु क्रिया है बतियाना, है ना। और जहाँ पर हथियाना, बतियाना ये होता है, नाम धातु क्रियाएं होती हैं। दादाजी ने माली से बगीचा ठीक करवाया। क्या करवाया? दादाजी ने किससे ठीक करवाया? माली से, है ना। बगीचा ठीक करवाया, यहाँ पर क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि दादाजी के द्वारा स्वयं काम न करके माली से बगीचा ठीक करवाया गया है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 में देखें। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं के सही भेद के आगे सही का चिन्ह लगाना है। दीपिका ने उठकर दरवाजा खोला। उठकर आप देख रहे हैं रंगीन शब्द में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उठकर, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, इसलिए इसका घा खंड ठीक है। शीशा गिरकर फर्श पर बिखर गया। बिखर और गया, बिखरना अलग, गया अलग, तो यहाँ पर दो क्रियाएं हुई, काम एक हुआ, इसलिए संयुक्त क्रिया का खंड सही है। मेरा सबसे छोटा भाई तुतलाता है। तुतलाना है, तुतलाने का काम करता है, तो यहाँ पर नाम धातु क्रिया हुई। और आगे आप देखिए, जयेश नाश्ता करके दफ्तर चला गया। कर या करके आपने पढ़ा था पीछे, कर या करके जहां होगा वहां पर भी पूर्वकालिक क्रिया होती है। अध्यापिका ने बच्चों से निबंध लिखवाए। निबंध लिखवाए यानी प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापिका ने बच्चों से, स्वयं न लिख करके बच्चों से निबंध लिखवाए, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हुई। और बंदर उछल कर पेड़ पर चढ़ गया। चूंकि रंगीन शब्द है, यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हैं इसमें अध्यापिका ने बच्चों से निबंध लिखवाए। हाँ ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया है। और इसमें आप देखें कि बंदर उछल कर पेड़ पर चढ़ गया। उछल कर पेड़ पर चढ़ गया। चढ़ने का एक काम है, गया दूसरा काम है, चढ़ना और गया तो संयुक्त क्रिया।
काम एक हुआ, क्रियाएं दो हुई तो संयुक्त क्रिया है। कंचन ने माया से कमरा साफ करवाया, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है ना, कमरा साफ करवाया गया है। ससुर को देखकर बहू लजाती है, क्या होती है? लजाने का काम और होने का काम है ना, रंजक क्रिया भी है साथ में, तो लजाती है संयुक्त क्रिया हो गई। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका ये पाठ हो गया अब समाप्त। आगे हम आपको इसके प्रश्न उत्तरों की ओर ले चलते हैं, आइए आप देखिएगा। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कक्षा 7 हिंदी व्याकरण पाठ 14 क्रिया का पाठ अभी जो आपने पढ़ा उसके अभ्यास प्रश्न, अभ्यास से 14.1 के प्रश्न देखिएगा। पहला, क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपने क्रिया की परिभाषा पढ़ी है तो उसकी परिभाषा को लिख दीजिए उदाहरण सहित। जिन वाक्यों, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे ऊंटों ने रुककर पानी पी लिया, यमुना नदी में बाढ़ आ गई। मोटे काले जो आप शब्द देख रहे हैं रुक कर, ये क्रिया है, रुकना, पहले रुक और फिर कर। आपने क्रियाएं पढ़ी हैं, उनके भेद पढ़े हैं। रुक कर पीछे आप पढ़ करके आए पूर्वकालिक क्रिया, और पी लिया है ना संयुक्त क्रिया के अंतर्गत। तो इसमें दो क्रियाएं हैं। और यमुना नदी में बाढ़ आ गई, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है ये, आना और फिर जाना, आई और गई, आ गई। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। एक कर्मक और द्विकर्मक क्रियाओं का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। पहले एक कर्मक क्रिया देखिएगा। एक कर्मक क्रिया से 2 वाक्य आपको बनाने हैं। एक कर्मक क्रिया यानी जिस सकर्मक क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के साथ क्या प्रश्न पूछने से जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है। जैसे जयशंकर ने जूते पहने, क्या पहने? जूते पहने। और महादेवी ने कहानी सुनाई। एक कर्मक क्रिया ये आपने देखा, इसका उदाहरण आपने पढ़ लिया। और दूसरा देखिएगा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में जिस सकर्मक क्रिया के 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया का पता करने के लिए क्या और किसे लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह मुख्य कर्म होता है, और मुख्य कर्म तथा किसी प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह गौण कर्म होता है। सामान्यतः द्विकर्मक क्रियाओं का एक कर्म सजीव और दूसरा कर्म निर्जीव होता है। उदाहरण में देखेंगे आप, तान्या ने राहुल को रसगुल्ले दिए। तान्या ने राहुल को, अब देखिए राहुल सजीव है और रसगुल्ले निर्जीव है। यही बताया गया है कि एक सजीव होता है तो दूसरा निर्जीव होता है। और मालविका ने पृथ्वीराज को गिटार पकड़वाई, है ना, सजीव है पृथ्वीराज और गिटार है निर्जीव। तो इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं। अभ्यास 14.2 का प्रश्न तीसरा, प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया और अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रियाओं का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाकर उनके भेद स्पष्ट कीजिए। यानी प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया अर्थात प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया। वाक्य इसके 2 इस प्रकार से हैं। दादी बच्चे को कहानी सुनाती है। दादी बच्चे को कहानी सुनाती है। और दूसरा है माँ मुकेश को हिंदी पढ़ाती है। प्रेरणा किसके द्वारा दी जा रही है? दादी के द्वारा, है ना, और माँ के द्वारा। तो प्रथम प्रेरणा बच्चा कहानी सुन रहा है, बच्चा मूल क्रिया, जो बच्चा है मूल रूप से कहानी सुन रहा है और मुकेश हिंदी पढ़ रहा है। तो लेकिन प्रेरणा किसके द्वारा है? दादी के और माँ के द्वारा, कि माँ बच्चे को कहानी सुनाती है और दादी बच्चे को कहानी सुनाती है और माँ मुकेश को हिंदी पढ़ाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत देखिए, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अर्थात
अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया, प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक यानी दादी रमा से बच्चे को कहानी सुनवाती है। अब दादी स्वयं कहानी ना सुना करके रमा के द्वारा बच्चे को कहानी सुनवा रही है। यही द्वितीय प्रेरणार्थक और अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया है ना। माँ पिताजी से मुकेश को हिंदी पढ़वाती है। पहले दादी स्वयं बच्चे को कहानी सुना रही थी तो प्रत्यक्ष रूप से सुना रही थी, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया थी। और माँ मुकेश को हिंदी पढ़ा रही थी तो वो भी प्रथम प्रेरणार्थक यानी प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया थी। और यहाँ पर दादी और माँ अब दोनों स्वयं कहानी ना सुना करके और हिंदी ना पढ़ा करके दादी बच्चे को रमा से कहानी सुनवाती है और माँ जो है पिताजी से मुकेश को हिंदी पढ़वाती है। तो यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक यानी अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब इसके साथ गृह कार्य में बच्चों आप देखें संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। आप पाठ में पढ़ चुके हैं संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं और नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। दोनों क्रियाओं की संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया की परिभाषा लिख दीजिए और उसका एक एक उदाहरण स्पष्ट कर दीजिए। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है, अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखकर उसकी पहचान उदाहरण सहित बताइए। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, आपने उसकी परिभाषा भी पढ़ी है और उसका उदाहरण भी, एक या दो उदाहरण लिख करके अपनी बात क्लियर कर दीजिए। और तीसरा प्रश्न, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, दो उदाहरण दीजिए। पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा लिख करके उसके दो उदाहरण लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आपका ये पाठ संपूर्ण हो जाएगा। तो बच्चों आपने ये पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा, आशा है आपको ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर भी आपने देखे, आप इसको बार बार पढ़िए, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपका अभ्यास अच्छा होगा, पाठ अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।